इकोनॉमी की ये 9वीं यूनिट थी, भुगतान संतुलन। तो उसका रिवीजन करने थे इसमें। तो इसमें पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन में चालू खाता क्या है, पूंजीगत खाता, जुड़ाव की घटनाएं, परिकल्पनाएं, संतुलन, असंतुलन, ये सारी चीजें। तो भुगतान संतुलन पढ़ लेते हैं। किसी देश के निवासियों का विश्व के साथ निश्चित समय का मौद्रिक लेखा जोखा है। तो किसी देश के निवासी होते हैं, उसका विश्व के साथ निश्चित समय का मौद्रिक लेखा जोखा। एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ वार्षिक आयात निर्यात का विवरण होता है इसमें। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था, किसी देश का भुगतान संतुलन की व्यवस्था अभिलेख के संबंध में। इसका आंसर ये था कि किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। तो किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्य एक वर्ष में किसी देश के समस्त आयात और निर्यात का लेन देन होता है। फिर है, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, अर्थात परिणाम ही इसका शून्य होता है। तो भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन के बारे में था कि दो खाते होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक पूंजीगत खाता है, कैपिटल अकाउंट होता है। एक चालू खाता होता है, यानी ये चालू खाता, और ये पूंजीगत खाता। तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड गुड्स, ट्रेड इन सर्विस आती हैं, ट्रेड ऑफ पेमेंट्स। इसमें जो फॉरेन इन्वेस्ट यानी विदेशों से निवेश किया जाता है, तो इसमें FDI, FPI और आदि आते हैं। एक्सटर्नल स्टेंस आते हैं, डिस्पोस्ट और अदर फीड भी आते हैं। ये करंट अकाउंट चालू खाता होता है, और ये कैपिटल अकाउंट पूंजीगत खाता होता है। तो पूंजी आती है ये विदेशों से इसमें। और ये ट्रेड सर्विस होती हैं, और ट्रेड इन वस्तु सेवाएं करंट अकाउंट में होती हैं। फिर इसमें यदि वित्त अथवा मौद्रिक लेन देन एक वर्ष की अवधि में समाप्त होते हैं, तो ऐसे वित्तीय लेन देन भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल किए जाते हैं। तो ऐसे मौद्रिक लेन देन जो एक समय की अवधि में होते हैं, यानी एक अवधि एक वर्ष की होती है, तो ऐसे लेन देन चालू खाते में आते हैं। दृश्य चालू खाता व्यापार खाते के नाम से जाना जाता है। तो दृश्य खाता या चालू खाते या व्यापारिक खाते के नाम से जाने जाते हैं। इनमें वस्तु, सेवा, निवेश, आय को शामिल, वस्तु होती है, सेवाएं होती है, और निवेश और आय को शामिल किया जाता है। में लेन देन नहीं बढ़ती। इसमें क्या है, इसमें देश के निवासियों द्वारा किसी वर्ष में विशेष विश्व के साथ, किसी देश के निवासियों द्वारा एक किसी वित्त वर्ष में शेष विश्व के साथ वस्तु और सेवाओं के लेन देन, उनकी आय शामिल होती है। चालू खाता मूलतः निम्नलिखित दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, दृश्यमेव व्यापारिक खाता और अदृश्यमेव अदृश्य मदय। इसमें दो प्रकार की मदद शामिल होती हैं। दृश्य मदय या व्यापार संतुलन, वे भौतिक वस्तुएं अथवा दृश्य मदों के आयातों निर्यातों मूल्यों के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। तो इसमें भौतिक वस्तुएं होती हैं, उनके मदों, आयातों, निर्यातों के मूल्य के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। BOT यानी वस्तुओं के निर्यात का मूल्य, वस्तुओं के आयात का मूल्य। भारत की स्थिति में सदैव ऋणात्मक रहा है। भारत इस स्थिति में मतलब इतनी वस्तुएं सेवाएं निर्यात नहीं कर पाता है, इसलिए भारत का जो जे वाला खाता है दृश्य मदय, चालू खाते की दृश्य मदय, वो ऋणात्मक रहा है, अर्थात भारत सदैव व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। तो दृश्य मदय में क्या है, भारत को घाटे का सामना करता है। आदर्श मदय वो आती है सेवाएं, 13 मदों के अंतर्गत है। इसमें भुगतान अंतरण सरकार और निजी दोनों, तो सरकारी और निजी दोनों इसमें अनुदान देते हैं। और शेष विश्व से होने वाली राष्ट्र यानी एक राष्ट्र के होने वाली लेन देन और ब्याज इसमें होते हैं। विश्व को होने वाली यानी विश्व को होने वाली शुद्ध आय है ये। तो विश्व से होने वाली
शेष विश्व से होने वाली राष्ट्र विश्व को होने वाली सुविधाएं हैं। तो आदर्श समाधान इसमें भुगतान सरकार निधि दोनों का इसमें होता है। और इसमें चालू खाता आदर्श समाधान, चालू खाता में आदर्श समाधान में क्या है, चालू खाता में सेवाएं आती हैं, आदर्श वाली जो चीज़ें हों उसमें सेवाएं देते हैं, जैसे ब्याज देते हैं, और लाभांश आता है, इसमें अनुदान दिया जाता है किसी देश द्वारा, तो अनुदान इसमें आएगा। लाभांश अपन का जो है किसी देश से तो लाभांश आएगा, ब्याज किसी वस्तु का है तो वो आएगा, और सेवाएं दी जाती हैं तो वो वाला पैसा इसमें आएगा चालू खाते में। तो ये आदर्श समादेय हैं। फिर चालू खाता, तो ये अपना हम इसमें आदर्श समादेय में जो चालू खाता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ब्याज नहीं आता है तो ये नेगेटिव होता है, लाभांश भी उतना नहीं मिल पाता तो फिर अनुदान विदेशों से मिलता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो भारत में इस तरह की स्थिति होती है। फिर इसमें क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें मतलब आती हैं, तो यातायात, परिवहन, बीमा, पेंशन, अनुदान, अनुरक्षण, मरम्मत, अन्य कारोबारी सेवाएं, अन्य स्वामी वाली भौतिक वस्तुओं के विनिर्माण, वित्त सेवाएं, बौद्धिक संपदा संबंधी प्राप्ति और भुगतान, निर्माण सेवाएं, ये सारी चीज़ें, और दूर कंप्यूटर सूचना सेवाएं, मनोरंजन सेवाएं, किसी वस्तु सेवा जिन्हें कहीं और सम्मिलित नहीं किया गया, जैसे विदेशी दूतावास, राजनीतिक मशीनरी, विदेश आदि के अनुसरण, भुगतान और विविध ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। भारत के संदर्भ में हालांकि ब्याज और लाभांश के कारण शुद्ध बहिर्वाह है, यानी भारत को इसमें लाभ नहीं होता है, परंतु आदर्श शेष सदैव सकारात्मक रहा है। तो आदर्श वाला शेष क्या है, सकारात्मक इसलिए रहा है क्योंकि इसमें सेवाएं जो है, भारत सदैव सेवाओं का शुद्ध निर्यातक रहा है। तो सेवाएं जो देता है भारत, मतलब सेवा देने के लिए लोग जाते हैं तो उसमें सरप्लस में होता है। तो इस फिर भी आदर्श जो वाला होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है। विश्व में सर्वाधिक वित्त पोषण प्राप्त करता है, विश्व का सबसे अधिक सेवा देगा प्राप्त करता है। तो चालू खाता आदर्श समादेय होती हैं और आदर्श समादेय होती हैं। तो चालू आदर्श समादेय जो वस्तु सेवा वाला उसमें ऋणात्मक है, और भारत लेकिन इसमें प्लस में है सेवाओं से, लेकिन दोनों को अगर वो किया जाए तो भारत पे फिर ऋणात्मक हो जाता है चालू खाता। तो क्वेश्चन था, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ने चालू खाता बनाया है? तो व्यापार संतुलन, आदर्शों का संतुलन। तो व्यापार संतुलन में कौन है, तो व्यापार संतुलन होता है, और आदर्शों का संतुलन है भारत में। है वित्त पोषण। वित्त पोषण क्या है, तो वह धन है जो किसी अन्य पार्टी या सामान्य एक से दूसरे देश को भेजा जाता है। तो वित्त पोषण वह धनराशि है जो किसी एक पार्टी को या अन्य देशों से दूसरे देश को भेजा जाता है। पोषक आमतौर पर एक अप्रसारी होता है। तो प्रेषक जो होता है आमतौर अप्रसारी होता है, और प्राप्तकर्ता एक सामुदायिक परिवार से संबंधित होता है। तो वित्त पोषण है इसमें वित्त पोषण। तो प्रत्येक पोषक क्या होता है, आमतौर पर एक आप्रवासी होता है, और प्राप्तकर्ता एक समुदाय या परिवार से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में रेमिटेंस से आशय प्रवासी कामगार, और रेमिटेंस को अप्रवासी कामगार होते हैं जो द्वारा धन और वस्तु के रूप में अपने मूल या समय परिवार को भेजी जाने वाली आय होती है। तो वो जो विदेशों में काम करते हैं वो अपने परिवार को कुछ आय भेजते हैं, वही होती है ये। और प्राप्तकर्ता समुदाय परिवार से संबंधित होते हैं। आप्रवासी जो विदेशों में जाते हैं वो अपने समुदाय अपने परिवार को जो भेजते हैं वो आय वित्त पोषित होती है। अब है विश्व बैंक प्रेषण रिपोर्ट 2023। भारत में 125 अरब अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण रेमिटेंस हासिल कर विश्व शीर्ष स्थान पर है। तो भारत के पास सबसे ज़्यादा मतलब विदेशी पैसा है। भारत में सबसे अधिक धन प्रेषण यूएई से होता है, यानी कहाँ से मिलता है, तो यूएई से
18% पैसा आता है भारत के पास। फिर मैक्सिको 67 अरब डॉलर और चीन में 50 अरब डॉलर क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर पैसा आता है, क्योंकि भारत के लोग यहाँ जाते हैं। भारत में धन प्रेषण बढ़ने में मुद्रास्फीति घटने और विदेश में मजबूत श्रम का विशेष योगदान है। तो भारत में क्या करता है, तो धन का प्रेषण बढ़ता है, धन भारत के पास आ जाता है, विदेशी धन मुद्रास्फीति घटाने में सहायक होता है और मजबूत श्रम का योगदान है, मजबूत श्रम में योगदान देता है। फिर CAD कितना होना चाहिए, तो इसमें है CAD रंग राज्य समिति 1993 के अनुसार GDP का लगभग 2%। तो रंग राज्य समिति 1993 का GDP का यानी चालू खाता जो है तो 2% होना चाहिए। RBI और सरकार के अनुसार GDP के 3% से करंट CAD को संभाला जा सकता है। फिर YD रेड्डी RBI के गवर्नर के अनुसार भारत को 0% CAD का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी प्रकार के घाटे में उभारा जा सकता है। किसी भी घाटे है तो उसकी घाटे को से वो मिल सकता है। फिर भारत का विदेशी व्यापार से घाटा, भारत का जो विदेशों व्यापार से घाटा तो जनवरी 2023 की रिपोर्ट है ये। इसमें कुल व्यापार घाटा 111.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 37.11% सुधार कर अब 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो इसमें इतना था। 2023-24 में व्यापार संतुलन घटा अप्रैल जनवरी में 229 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 9.66 बढ़कर इतना, मतलब इस तरह से ये करंट की न्यूज होती है। पूंजीगत खाता, तो इसमें आता है पूंजीगत खाता क्या है, ऐसा खाता जिसमें पैसे के लेन देन से देनदारी घटती है। ऐसा खाता होता है जिसमें पैसे के लेन देन से देनदारी अपन को जो देना है वो घटती है। सामान्यतः इसका लेन देन 1 वर्ष की अवधि तक होता है। इसमें विदेशी ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, NRI जमाएं और विदेशी संपत्ति आदि आते हैं। तो NRI जो भारत के लोग हैं विदेशों में काम करते थे, वो भारत में जो जमा करते हैं उनकी संपत्ति आती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI होता है, जो 10 साल के मतलब 10% तक निवेश करते हैं कंपनियों में, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी ऋण जो होते हैं वो सब आते हैं पूंजीगत खाते में, और इसे भारत की लाभ की स्थिति में है। पूंजीगत खाता एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों निवेश के शुद्ध प्रवाह का सार प्रदान करता है। तो निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में शुद्ध प्रवाह का काम करता है। तो पूंजीगत खाता इसमें आता है। तो पूंजीगत खाता में विदेशी ऋण आता है, प्रत्यक्ष निवेश आता है, NRI की जमाएं आती हैं और विदेश से जो विदेशी संपत्ति वो आ जाती है। तो इसमें क्वेश्चन है ये कि कौन पूंजीगत लेखा की रचना करता है, तो इसका आंसर है विदेश। पूंजीगत जो लेखा होता है उसमें किस किस को लिखा जाता है, तो विदेशी ऋण को लिखा जाता है, फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI भी आता है और निजी प्रेषित धन भी आता है। तो निजी प्रेषित धन नहीं है, पोर्टफोलियो निवेश है। फिर पूंजीगत खाता में क्या है, तो विदेशी ऋण है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और FPI होती है, NRI की जमाएं हो, विदेशी निवेश। तो ये पूंजीगत खाता प्लस में है। चालूगत खाता और प्लस पूंजीगत खाता तो 0 हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 0। तो विदेशी निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश आते हैं। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट चालू खाता होता है और पूंजीगत खाता, तो ये चालूगत खाता प्लस और पूंजीगत खाता माइनस है चीन में। चीन की स्थिति इस तरह की है, उसका चालूगत का क्योंकि वस्तु सेवाएं ज़्यादा बेचता है वो, और पूंजीगत खाता उसका माइनस में होता है। फिर बैलेंस ऑफ पेपर अनुकूल क्या है,
बल्कि हमारे का पास क्या होता है, FDI से धारा पूरा रहेगा। भारत में प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल, मतलब ये प्रतिकूल होते हुए भी मतलब जीरो की स्थिति में है, क्योंकि भारत को ऋण लेने के नहीं चुकाना पड़ता है। प्रतिकूल होते हुए भी नियंत्रित है, क्योंकि हमें घाटे को ऊर्जा यानी बाहर से लेकर पूरा नहीं करना पड़ता है, ऋण लेकर पूरा नहीं करना पड़ता है। इसलिए भारत के पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अनुकूल या प्रतिकूल भी है तो वे ठीक ही है, ऋणात्मक नहीं है, प्रतिकूल भी है तो। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे शेष विश्व की परिसंपत्ति की खरीदारी का बोध होता है, जिसमें परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, जैसे अमेरिका में रिलायंस द्वारा कंपनी खरीदना, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। फिर मायाराम समिति के अनुसार FDI को निम्नलिखित परिभाषा दी गई है। तो FDI यह किसी सूचीबद्ध कंपनी में प्रदत्त इकाई या पूंजी जारी होने के बाद विदेशी निवेश कंपनी में 10% या उससे अधिक हिस्से के लिए होता है। तो 10% अगर निवेश होता है तो उसे FDI माना जाएगा, जिसे निवेश पूरी तरह तुलनात्मक शेयर के आधार पर होना चाहिए। तो शेयरों से FD उतने मिलते हैं कंपनी के। वहीं अगर किसी गैर सूचीबद्ध कंपनी में गैर सूचीबद्ध कोई कंपनी है और किसी भी सीमा या भले ही वह प्रदाता पूंजी का केवल 1 से 2% हो, FDI निवेश माना जाएगा। तो सूचीबद्ध कंपनी है तो सूचीबद्ध कंपनी में कोई भी भले ही पहले 10% तक लाया है तो 10% माना जाएगा, फिर बाद में उसने भले ही पैसा निवेश कम कर दिया तो FDI मानी जाएगी वो कंपनी। यदि किसी सूचीबद्ध कंपनी में प्रदत्त इकाई पूंजी जारी होने के समय विदेशी निवेश 10% है तो अधिक हिस्सेदारी होती है, 10% या उससे अधिक हिस्सेदारी होती है तो उसे FDI ही मानी जाएगा। और विदेश निवेश पूरी तरह अनुकूल शेयर के आधार पर होगा, फिर वह तो वो शेयर अपना बेच देता है तो पूंजी का केवल 1 से 2% हो तब भी वो FDI ही माना जाएगा। कोई निवेशक FDI है या पोर्टफोलियो निवेश, यह निवेश के प्रतिशत पर निर्धारित होता है कि पोर्टफोलियो निवेश जो FPI होता है, FPI तो वो थोड़ी समय के लिए होता है या कम प्रतिशत में होता है, लेकिन अगर 10% तक आया है तो कंपनी में उसकी अधिकार भी उसे दिए जाएंगे। यदि कोई किसी सूचीबद्ध कंपनी में निवेश 10% से कम होता है तो उसे पोर्टफोलियो निवेश कहा जाएगा। तो पोर्टफोलियो निवेश को कंपनी में अधिकार नहीं होंगे। फिर ब्राउन फील्ड निवेश की इस अवस्था में कोई कंपनी या सरकार नई उत्पादन गतिविधियां शुरू करने के लिए किसी मौजूदा संयंत्र या किसी कंपनी या कारखाने को खरीद लेती है। तो ब्राउन फील्ड निवेश है, यानी किसी नई उत्पादन गतिविधियां शुरू करनी है तो मौजूदा जो पहले से संयंत्र होते हैं, कंपनी होती है, तो क्या करती है इसमें कंपनी या सरकार नई उत्पादन कंपनी शुरू करने के लिए उसे खरीद लेती है। चूँकि मौजूदा कंपनी का अधिग्रहण किया जाता है इसीलिए इसे ब्राउन फील्ड निवेश के अंतर्गत किसी तरह से नए कारखाने नहीं खोले जाते। तो इसमें ब्राउन फील्ड में क्या होता है, नए खाने नहीं खोले जाते, बस उसको खरीद लिया जाता है और उसी पर निर्माण किया जाता है। फिर ग्रीन फील्ड निवेश, वो ब्राउन था, ये नील है, ग्रीन है। यह निवेश तब आता है जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में नए कारखाने या स्टोर खोलती हैं। यह ब्राउन फील्ड के ठीक विपरीत होता है। तो नए सिरे से खोलना वो ग्रीन है। फिर भारत में FDI संबंधित मार्ग, भारत में जो FDI आता है तो किस तरह से आता है, तो भारत में FDI संबंध मार्ग स्वचालन मार्ग, इसके लिए सरकार RBI तो स्वचालन मार्ग में क्या है, सरकार RBI की अनुमति पहले नहीं लेनी पड़ती है। तो भारत में आती है तो स्वचालन मार्ग के लिए RBI से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, किंतु RBI से प्रत्यक्ष अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार
या आरबीआई से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, किंतु आरबीआई से प्रत्यक्ष अनुमति लेनी पड़ती है। इस प्रकार की गतिविधियों का उल्लेख भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली एफडीआई में किया है। तो समय समय पर भारत सरकार जब जारी करती है तो उसके अनुसार होता है कि अनुमति लेनी है कि नहीं लेनी है। फिर है इसमें उन गतिविधियों के लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है जो स्वचालन मार्ग के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जो स्वचालन मार्ग के अंदर शामिल नहीं है तो उनकी अनुमति नहीं, तो उसके अंदर सम्मिलित नहीं है तो इसमें अनुमति लेनी पड़ेगी। इस बोर्ड को समाप्त करने से भारत में पहले लेनी पड़ती थी, अब ये बोर्ड समाप्त हो गया है 2017 में, इसमें लिखा है 2017 में से समाप्त कर दिया गया है। तो भारत में एफडीआई आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है क्योंकि अब प्रक्रिया सरल हो गई है। तो अब सरल हो गया। भारतीय कंपनी को भले ही वह स्वचालन या सरकारी मार्ग जिस प्रकार की भी हो एफडीआई प्राप्त हो रहा है, किंतु उसे एफडीआई नीति प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। तो जो कंपनी चाहे वह सरकारी हो या फिर निजी हो, तो उसे अगर एफडीआई आता है भारत में तो उसे नियमों का, नीतियों का, प्रावधानों का पालन करना होगा। कंपनी को एफडीआई के बारे में आरबीआई को बताना पड़ता है। वर्तमान में भारत में एफडीआई के निर्णय आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति करती है। तो आर्थिक मामले होते हैं उनकी जो मंत्रिमंडल समिति है एफडीआई के निर्णय वही करती है। भारत में एफडीआई पर प्रतिबंधित क्षेत्र कहाँ से, मतलब कौन क्षेत्रों में प्रतिबंध है, एफडीआई नहीं लगा सकते? तो लॉटरी वाले क्षेत्रों में प्रतिबंध है। फिर जुआ और सट्टेबाजी में प्रतिबंध है, एफडीआई निवेश नहीं आएगा। चिट फंड कारोबार में नहीं आएगा। तो लॉटरी में, जुआ, सट्टेबाजी में, चिट फंड में, निधि कंपनियां जो हैं उनमें, स्थानांतरणीय विकास अधिकार ट्रेडिंग में, फिर सिगरेट, तंबाकू आदि जो विनिर्माण क्षेत्र हैं जो सिगरेट वाले, उनमें नहीं होगा। और परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों में, पहले नहीं था अब हो गया है। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो एफपीओ होते हैं, तो इसमें क्या है, पोर्टफोलियो निवेश का अर्थ विश्व के शेष मार्ग में, तो विश्व से जो भाग आता है, विश्व के शेष भाग से परिसंपत्ति खरीदारी, परंतु उस पर नियंत्रण नहीं होता, उसका नियंत्रण नहीं होता है जब वो आती है। जैसे सूचीबद्ध कंपनी के 10% से कम शेयर होते हैं और गैर सूचीबद्ध कंपनी की स्थिति में इतना भी निवेश हो उसे एफडीआई माना जाएगा। तो अगर गैर सूचीबद्ध कंपनियों में जो है, सूचीबद्ध कंपनियों में आती है 10% से कम होता है तो उसे तो वो पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीओ है। लेकिन अगर गैर सूचीबद्ध कंपनी में आती है, जो कंपनियां सूचीबद्ध नहीं है, तो गैर सूचीबद्ध कंपनियों की स्थिति में कितना भी निवेश आए उसे एफडीआई ही माना जाएगा। तो एफपीआई जो पोर्टफोलियो निवेश है, एफपीआई में निवेश एफडीआई के विपरीत कंपनी के प्रबंधन, उत्पादन, वितरण आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किया जाता। तो जो एफपीआई आता है तो उसे कंपनियों में क्या होता है, उसमें कंपनी का उत्पादन, वितरण क्या होता है कंपनी में, जिस सब में इसमें शामिल नहीं किया जाता है एफपीआई को, क्योंकि वो 10% से कम होता है। और गैर सूचीबद्ध कंपनियों उसके लिए तो वो कम हो या ज़्यादा उसे एफडीआई ही माना जाएगा। पोर्टफोलियो निवेश 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, विदेशी संस्थागत निवेश और डिपॉजिटरी रसीद के माध्यम से निवेश। तो विदेशी संस्थागत निवेश होता है और डिपॉजिटरी रसीद के माध्यम से निवेश। तो विदेशी संस्थागत निवेश क्या है? तो विदेशी संस्थागत निवेश, इसमें विदेशी व्यक्ति विदेशी संस्थागत निवेश द्वारा अन्य राष्ट्र की कंपनी की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। तो विदेशी जो संस्थागत निवेशक होता है, किसी विदेशी व्यक्ति एवं विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा, तो विदेशी निवेशक द्वारा अन्य राष्ट्र की कंपनी की प्रतिभूतियों में निवेश करना शामिल है। विदेशी संस्थागत निवेश अधिकांशतः वित्तीय बाजारों में किया जाता है, तो वित्त के बाजारों में निवेश करते हैं वो। एफआईआई लघुकालीन प्रकृति के होते हैं, तो बहुत कम समय के लिए निवेश करते हैं एवं इसे हॉट मनी के रूप में, तो ब्याज या लाभ कमाने, शेयर से लाभ कमाने के लिए आते हैं।
हैं थोड़ी समय से, इसलिए हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। भारत में FII को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। तो इस तरह के निवेश को सेबी क्या करती है, इसको नियंत्रित करती है। विदेशी संस्थागत निवेश भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से प्रतिभूति खरीद या बेच सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज होता है जो बात का शेयर वाला स्टॉक एक्सचेंज, उसमें वो प्रतिभूति खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो प्रतिभूतियों को खरीदते हैं और बेचते हैं, परंतु उनको सेबी के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है। तो विदेशी संस्थागत निवेश होते हैं तो सेबी के पास उन्हें क्या है, पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। तो भारत में सेबी है, तो सेबी के पास वो कहते हैं, पंजीकृत कराते हैं। फिर विदेशी संस्थागत निवेशों को भारत के प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजारों में केवल देश के पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से निवेश की अनुमति है। तो शेयर बाजार में निवेश किस तरह से, पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI के रूप में ही वो क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, 10% से ज़्यादा नहीं। तो शेयर मार्केट में अगर निवेश करना है तो FPI के रूप में ही कर सकते हैं। तो प्राथमिक बाजार होता है शेयर बाजार में और द्वितीयक बाजार होता है, तो इनमें कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ FPI के रूप में अनुमति होती है उन्हें। फिर है डिपॉजिटरी रसीद के माध्यम से निवेश। डिपॉजिटरी रसीद यानी स्टॉक, डिपॉजिटरी रसीद में इसमें रसीद मिलती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक होते हैं, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेड फंड, अमेरिकी डिपॉजिटरी रिस्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आदि। तो ये रसीदें प्राप्त होती हैं। तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैसा है, तो भारत में FDI प्रवाह, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। तो भारत में FDI का प्रवाह 13-14 में 36 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 22-21 में 85 अमेरिकी डॉलर तक हो गया है। अब यह सर्वाधिक वार्षिक FDI प्राप्त हो, भारत के पास FDI ज़्यादा आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो पहले जो था 13-14 में 36 था और अब 85 से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 23-24 में 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्रवाह दर्ज किया गया, जो चालू वर्ष 23-24 में 33 अरब डॉलर FDI का दर्ज किया गया था। तो पिछली गणना है जी 2023 की। पिछले 9 वार्षिक वित्तीय वर्ष जो 23-24 से 2023 तक रहा, उसमें क्या है, FDI प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर FDI का प्रवाह, 596 अमेरिकी डॉलर FDI का प्रवाह था। 5 से 2014 में 294 अमेरिकी डॉलर की तुलना में 7% बढ़ गया है। तो पहले 298 था और अब 596 2023 तक हो गया है। तो इस तरह FDI क्या है, बढ़ा है। और 2023 वर्षों, पिछले 23 वर्षों में 920 बिलियन अमेरिकी डॉलर में रिपोर्ट किया गया है। तो FDI लगभग 65% तक इस तरह बढ़त हुई है। अब 26 में तो और ज़्यादा हो गई होगी। पिछले 9 वित्तीय वर्षों में वही दिखाया गया है कि इतना बढ़ गया है। पिछले 9 वित्तीय वर्षों में 2023 में 159 अमेरिकी डॉलर विनिर्माण क्षेत्र में FDI इक्विटी अंतर्गत प्रवाह पिछले 9 वर्षों में यानी 2015 से 2014 के बीच 96 अमेरिकी डॉलर की इसी अवधि में 55% बढ़त हुई है। तो जो वित्त वर्ष पिछले जो होते हैं विनिर्माण क्षेत्र में जो आता है FDI, तो उसमें 55% की बढ़त हुई है। भारत में FDI के ये रुझान वैश्विक निवेश के बीच भारत को वैश्विक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में इसकी स्थिति का समर्थन करते कि पसंदीदा निवेशक रहा है। तो यहाँ आते हैं फिर ऋण आते हैं। तो ऋण बाहरी वाणिज्यिक ऋण, बाहरी सहायता, व्यापार के ऋण। तो बाहर में व्यापार के लिए ऋण लिए जाते हैं, बाहर से सहायता मिलती है, और व्यापारिक ऋण आते हैं जो। तो ऋणों के प्रकार
अतिरिक्त ऋण। देश के भीतर सरकार की उधारी को आंतरिक ऋण के रूप में जाना जाता है। तो देश के भीतर ही जब सरकार उधार लेती है तो आंतरिक ऋण। सरकार यह ऋण बैंकों से, व्यक्तियों से और व्यापारिक फॉर्म जो व्यावसायिक फॉर्म होते हैं अन्य आंतरिक स्रोतों जैसे स्रोतों से उधार ले सकती है सरकार। तो इस प्रकार के ऋण होते हैं जी। फिर बाह्य ऋण। तो दूसरी ओर सरकार द्वारा विदेशों, अंतर्राष्ट्रीय से लिए जाते हैं उधार या बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के ऋण विकास कार्यक्रमों में योगदान देते हैं। तो विकास काम के लिए ये बाहर से ऋण लिए जाते हैं। ऋण लेने से संबंधित प्रावधान। तो अनुच्छेद 292 के अनुसार केंद्र सरकार भारत में संचित निधि की गारंटी पर किसी राज्य अथवा दूसरे देश से ऋण ले सकती है। तो किसी राज्य से भी ले सकती है और दूसरे देशों से भी ऋण ले सकती है एवं ऋण दे भी सकती है। तो ऋण ले सकती है और दे सकती है। तो अनुच्छेद 292 में है। राज्य सरकार अपनी संचित निधि के आधार पर केंद्र और भारत के किसी अन्य राज्य से ऋण ले सकती है। तो राज्य सरकार के अपनी संचित निधि के आधार पर भारत सरकार से ऋण लेगी और अन्य राज्यों से, अपने ही देश की किसी अन्य राज्य सरकारों से ऋण लेगी राज्य सरकारें। किंतु केंद्र की तरह राज्यों को विदेशों से ऋण लेने का अधिकार नहीं है। यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का ऋण बाकी है तो वह राज्य क्या करेगा, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से भी ऋण नहीं लेगा, क्योंकि उसने केंद्र का नहीं चुकाया तो वह अन्य राज्य से नहीं ले सकता। फिर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। तो भारत के जो RBI है उसके अधिनियम 1934 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों को लोक ऋणों का प्रबंधन करता है और उनके बैंकरों का काम करता है। तो बैंकर का काम करता है। फिर भुगतान संतुलन में दोहरी लेखा प्रणाली का प्रयोग होता है, अर्थात प्रत्येक क्रेडिट के लिए एक डेबिट और प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट की एंट्री होती है। तो भुगतान जो संतुलन होता है, दो प्रकार की प्रणाली उसमें मतलब लेखन होता है, डेबिट और क्रेडिट। भुगतान संतुलन में सभी पूंजी प्रवाह को, जो पूंजीगत प्रवाह है, तो भुगतान सभी पूंजीगत प्रवाह को क्रेडिट प्लस और सभी पूंजीगत बहिर्प्रवाह को डेबिट माइनस किया जाता है। तो अंतर प्रवाह होता है तो क्रेडिट यानी ले रहे हैं क्रेडिट है और बहिर्प्रवाह है तो डेबिट यानी देना पड़ेगा। तो क्रेडिट मद निर्यात, इस क्रेडिट में क्या है, निर्यात है, पर्याप्त आय प्राप्ति का अंतरण, विदेशी परिसंपत्ति में कमी और विदेशी देनदारी में वृद्धि। तो इसमें निर्यात है, पर्याप्त आय प्राप्ति का अंतरण, हाँ, विदेशी परिसंपत्ति की कमी, विदेशी देनदारी का ऋण। फिर डेबिट मद, इसमें आयात जो करते हैं, भुगतान योग्य आयात, भुगतान का अंतरण, विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि या विदेशी देनदारी में कमी, जो डेबिट में आती है। इसके अतिरिक्त भारत में भुगतान शेष की गणना उपचार आधार पर की जाती है, ना कि नकदी के आधार पर। तो भुगतान संतुलन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, चालू खाता और पूंजीगत खाता है। तो चालू खाता में भारत माइनस में है, पूंजीगत खाता में प्लस में है, और दोनों को कर दें तो भुगतान संतुलन 0 हो जाता है। तो यदि चालू खाता सकारात्मक है और पूंजीगत खाता नकारात्मक स्थिति में है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल स्थिति होती है और लोग धनी हो सकते हैं। यदि चालू खाता नकारात्मक है और पूंजीगत खाता सकारात्मक स्थिति है तो प्रतिकूल स्थिति होती है। तो भारत में इसी में है कि चालू खाता भारत का नकारात्मक और पूंजीगत खाता जो है सकारात्मक है, तो इस तरह प्रतिकूल स्थिति हो जाती है। हालांकि प्रत्येक विदेशी निवेश NRI जमाओं द्वारा संतुलित हो जाता है, इसीलिए यह प्रतिकूल होकर भी नियंत्रित होता है। तो NRI जो विदेश के लोग पैसा भेजते हैं तो उससे क्या होता है, संतुलित हो जाता है, तो प्रतिकूल होकर भी नियंत्रण में रहता है।
यदि भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए ऋण लेना पड़े, अगर उस संतुलन करने के लिए किसी देश से ऋण लेना पड़े और फिर उस भुगतान संतुलन करना पड़े तो संतुलन संकट कहते हैं। यह स्थिति भारत में 1991 में उत्पन्न हुई थी। यदि भुगतान संतुलन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा एनआरआई की जमा है जो तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल होकर भी नियंत्रित में है, प्रतिकूल है फिर भी नियंत्रण में, क्योंकि भारत के पास स्वतः जमा है, जो एनआरआई जमा करते हैं भारत में पैसा आता है तो उससे क्या है, संतुलन में है भारत। तो इस तरह से होता है कि भारत के जो बैंक है, जैसे एसबीआई इंडिया है, इंडियन बैंक एसबीआई है, और जो स्विस बैंक है, नॉर्थ नैरो अकाउंट है। तो यहाँ भारत का जब पैसा यहाँ के लिए है तो ये है बोट्स नेटोसेक्ट और बोसेक्ट कहते हैं, इस तरह का इसमें कॉन्सेप्ट है। भारत में संदर्भ में वर्तमान अवस्था बोस्टेरो विदेश का दाता और भारत में अधिकृत डीलर बैंक को रुपया बोस्टो खाते खोलने की अनुमति है। तो भारत में अधिकृत डीलर जो होते हैं, भारत में अधिकृत डीलर बैंकों को रुपया बोस्टो, विदेशों का जो पैसा होता है उसमें बोस्टो खाते खोले जाते हैं। नेस्टो, भारत के लोग नेस्टो खाते खोलते हैं। इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातक, तो जो आयात कर रहे हैं इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातक भारतीय रुपए को भुगतान करेंगे और विदेशी विक्रेता के माल सेवाओं की आपूर्ति के लिए चालान भागीदारी देश के अधिकृत बैंक में विशेष बोस्टो खाते में जमा कर देंगे। तो भारत का में जो खाता खोलेंगे तो वो बोस्टो खाता में जमा कर देंगे कि भारत में आयात किया है, भारत ने तो माल को आयात किया है तो वो क्या करेंगे, बोस्टो खाते में, भारत के लिए वो बोस्टो खाता है तो बोस्टो खाते में वो जमा कर देंगे। तो इस तरह से भारत है, और जो स्वीडन का है तो वो ये भारत का बैंक है, तो भारत का बैंक ये स्वीडन बैंक है, तो इसमें इसके लिए ये बोस्टो अकाउंट ऑफ स्वीडन बैंक है। तो अगर भारत में खुला है इनका खाता तो ये अपने इसको खाते वो बोस्टो कहेंगे। भारत के लिए ये नोस्टो होगा, भारत वाले इसके नोस्टो कहेंगे, और इनका खाता यहाँ खुला है तो ये बोस्टो कहेंगे। इसलिए भारत का जब खाता इनके यहाँ खुलेगा तो भारत इसको बोस्टो कहेगा, लेकिन इनके लिए ये नोस्टो होगा। तो एक ही खाता है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अनिवासी साधारण खाता भारत से बाहर जैसे विदेशों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या नहीं, NORT नॉर्ट अकाउंट खाता खुलवा सकता है और उसे लेन देन कर सकता है। यह खाता भारतीय रुपए के मूल में होने वाले उपयुक्त लेन देन और भारत में अर्जित आय के प्रबंधन के खुलवाया जा सकता है। भारत में लेन देन के संबंध में खुलवाया जाता है। यह खाता चालू और बचत आवर्ती जमा, सावधि जमा खाता के रूप में हो सकता है। तो यानी चालू खाता हो सकता है, बचत खाता हो सकता है, आवर्ती जमा जो निश्चित कुछ समय तक जमा करते हैं, और सावधि जमा यानी निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। तो विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाता, विदेशी मुद्रा को अनिवासी बैंक खाता तो FCNRB अकाउंट है। यह केवल अवधि जमा या सावधि जमा के रूप में ही रखा जाता है, निश्चित अवधि के लिए होता है या सावधि जमा के रूप में होता है, बचत खाते के रूप में नहीं। यह परिपक्वता अवधि 1 से 5 साल तक होती है। केवल NRI और PLOS ही किसी बैंक में FCNB खाता खोल सकते हैं। तो केवल NRI खोल सकते हैं और FIPOS भी खाता खोल सकते हैं। फिर अनिवासी बाह्य रुपया खाता,
बाहर निवासी बाहर रुपया खाता है नहीं। नैरर अकाउंट, कोई एनआरआई विदेशी बैंक के माध्यम से भारत पैसा भेजने के लिए एनआरईआर खाता खुलवा सकता है। तो विदेश एनआरआई है भारत का कोई व्यक्ति, और बैंकों में क्या है, बैंक के माध्यम से भारत पैसा भेजना चाहता है तो वो एनआरआई खाता खुलवाता है। एनआरईआर खाते में भारतीय रुपए में ही पैसा रखा जाता है और चालू खाता, बचत खाता तो सावधि अवधि जमा के रूप में खुलाया जा सकता है। तो वो इस तरह से भी मतलब खाता खुला सकता है। इस पर अर्जित ब्याज कर मुक्त होता है। तो इस पर जो ब्याज आता है, ब्याज मतलब देते हैं बैंक, तो उसे कर मुक्त रखा जाता है। इसमें रखी गई राशि को ब्याज के साथ देश से बाहर भी भेजा जा सकता है। भुगतान संतुलन की गणना का उद्देश्य क्या है? तो देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति का पता लगाना है। से पता चल जाता है कि वित्तीय स्थिति क्या चल रही है देश की। यह निर्धारित करने के लिए इसे एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है कि देश की मुद्रा मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है या ह्रास हो रहा है, कि मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है या ह्रास हो रहा है। तो उसके लिए भुगतान संतुलन की गणना की जाती है। यह राजकोषीय और व्यापारिक नीतियों पर नियंत्रण लाने में सरकार की मदद करता है। तो राजकोषीय नीति और व्यापारिक नीति नियंत्रण लेने के लिए सरकार की मदद करता है, और अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यापार विश्लेषण, अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यापार कैसे है विश्लेषण करने, उन्हें समझने महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। तो भुगतान संतुलन